विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत की विदेश नीति कर रहे हैं हम, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो विदेश नीति क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। विदेश नीति उन सिद्धांतों, हितों व उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता है जिसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अपने संबंधों का निर्वाह करता है। ऐसा ही लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, वैसे तो बहुत लंबे समय तक नेहरू जी का प्रभाव रहा हमारी फॉरेन पॉलिसी पर ये चेंज नहीं होती जल्दी से, बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। हालांकि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैंने कहा जल्दी से चेंज नहीं की जाती है। तो विदेश नीति देखो ना, आप एकदम से एक अचानक आपने देखा होगा कि मोदी जी गए तो एक तरफ पुतिन और एक तरफ चीन का कौन है, सी जिनपिंग। अब तीनों एक मंच पर दिख गए। तो आपको पता है क्या होता है इन चीजों से? पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है। अमेरिका घबरा जाता है, यूरोपीय देश घबरा जाते हैं कि अगर ये तीनों मिल गए तो क्या होगा। कौन तीनों? भाई रूस, चीन और भारत। अगर ये तीनों मिल गए तो समझ लीजिए ये जो महाशक्तियां ये कुछ नहीं है फिर उसके बाद। ठीक है। तो विदेश नीति उन सिद्धांतों, हितों व उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता है जिसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अपने संबंधों का निर्वाह करता है। आईएफएस निकालिए, इंडियन फॉरेन सर्विस जो है, ठीक है, सेकंड जो रैंकिंग होती है वो आईएफएस बनता है। उसके बाद आपको अगर आप अच्छे आईएफएस बने तो आप हो सकता है कि अगले कौन विदेश मंत्री हो, एस जयशंकर। आपके विदेश मंत्री कौन है? एक ब्यूरोक्रेट्स, एक आईएफएस को विदेश मंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि मोदी जी को लगा कि हाँ इनके अंदर है, टैलेंट है ना। तो किसी देश की विदेश नीति दूसरे देश के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है। क्या है? भारतीय विदेश नीति की अपनी विशिष्ट पहचान है जिसका उसमें बता रहा हूं मैं जो निर्धारक तत्व हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण करने पर यह विदित होता है कि इसके विकास को अनेक कारकों ने आकार दिया है, जैसे उष्ण जलवायु स्थितियां, दूसरा जनसंख्या वैशिष्ट्य, तीसरा राजनीतिक साम्राज्यों का इतिहास, चौथा धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समग्रता, जटिल भाषा एवं ज्ञान का विकास। ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे कारक हैं जिन्होंने आकार दिया है भारत की विदेश नीति के विकास में। इसमें क्या क्या है वो? उष्ण जलवायु स्थितियां, दूसरा जनसंख्या वैशिष्ट्य, तीसरा राजनीतिक साम्राज्यों का इतिहास, अगला धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समग्रता, जटिल भाषा, ज्ञान का विकास, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रादेशिक एवं अखिल भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त भौगोलिक स्थिति, सैनिक सामर्थ्य, भारतीय देशांतरण यानी डायस्पोरा जिसको बोलते हैं, भारतीय देशांतरण यानी डायस्पोरा, राष्ट्रीय दार्शनिकता, आर्थिक विकास, राजनीतिक संगठनों की मांगें आदि कुछ अन्य कारक हैं जो भारत की विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं, है ना। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी क्या है? तो भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत भली भांति परिभाषित हैं तथा ये आज भी कमोवेश वही हैं जिनका भारत की अंतरिम सरकार के प्रधान के रूप में 1946 में पंडित नेहरू ने वर्णन किया था। मैंने कहा विदेश नीति जल्दी से चेंज नहीं होती है। जैसे विश्व शांति, भारत को अगर इतना सम्मान मिल रहा है तो किस लिए मिल रहा है? विश्व शांति। इसलिए विश्व शांति, गुट निरपेक्षता। आप अपने मोहल्ले में भी देखते होंगे, एक व्यक्ति है जो दादा है, किसी को भी कूट सकता है, किसी को भी क्या कर सकता है। एक व्यक्ति है जो बहुत शांत, सबके बीच में क्या करता है, झगड़ा हो रहा हो तो वहां पे जाएगा कि भाई झगड़ा मत करो, अपने आप भी शांत रहेगा और क्या पृथ्वी शांति, भ्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, इस प्रकार के मंत्र बोलेगा। तो सम्मान किसका होगा ज्यादा, दादा का जो दादागिरी कर रहा है उसका, या शांत व्यक्ति का? इसीलिए भारत की इतनी रिस्पेक्ट है। इसलिए क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं। विश्व शांति। नंबर 2, गुट निरपेक्षता। हम गुट निरपेक्ष हैं। जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए तो जो पूरा विश्व है 2 गुटों में, 2 महाशक्तियों के उसमें आ गया। एक था अमेरिका,
एक था रूस। क्या था? अमेरिका जो था वो डेमोक्रेसी का क्या था? समर्थक था, और जो रूस था वो कम्युनिज्म का समर्थक था, कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थक था। अब कुछ देश रूस की तरफ आकर्षित हुए, कुछ देश कहाँ हुए? अमेरिका की तरफ आकर्षित हुए। भारत में जेल नेहरू थे, उन्होंने मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, इजिप्ट के कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक और थे इंडोनेशिया के थे। इन 3-4 लोगों ने मिलकर बोला हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। उन्हीं को बोला जाता गुट निरपेक्षता, यानी इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे, अपना एक अलग गुट बना दिया कि हम निर्गुट रहेंगे। निर्गुट मतलब गुटबंदी नहीं करेंगे हम, ठीक है। आप देखो ना, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या है? सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक समर्थक देश कौन है? अमेरिका है। लेकिन हमारी मित्रता किसके साथ है? रूस के साथ। किसके साथ है? और रूस ने, क्योंकि मित्रता में धर्म, जाति, ये सब चीजें नहीं देखी जाती। रूस भले ही कम्युनिस्ट हो, उसने हमेशा हमारी हेल्प की, हमेशा अपने वीटो यूज किए उसने, ठीक है। तो आज भी हमारा मित्र है। आप रूस में जाइए, किसी भी जो वो होंगे क्या, जहां पर चेकिंग चल रही होगी, अगर आपने बोल दिया मैं इंडियन हूं, तो वो लोग बोलते हैं फ्रेंड। क्या बोलते हैं? फ्रेंड बोलते हैं। अमेरिका की कुछ नीतियां पहले ऐसे थी, होता है अमीर गरीब के बीच में वो होता है क्या, थोड़ा सा, क्या नहीं होता कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। कभी भारत को सपेरों का देश बोला जाता था, किनका? लेकिन अच्छा, बहुत लंबे समय तक हम अपनी रिस्पेक्ट को दिखा भी नहीं पाए, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो इस चीज के लिए मोदी जी को मानना पड़ेगा कि उन्होंने कहा भैया हमारे पास 3D है। 3D का मतलब 1 इज डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरा डेमोग्राफी, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और तीसरा डिमांड। तीसरा क्या है? क्या कर लोगे? अगर आप रिच हो तो रिच इसलिए हो क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रीज है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? उत्पादन कर रहे हो। अगर हम नहीं लेंगे आपसे तो कहां बेचोगे? अपने देश में कितना बेच लोगे आप? अपने देश में कितना बेच लोगे यार? रिच तो तब होंगे जब आपका प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, तो हम डिमांड है। तो पहले हमें पढ़ाया जाता था कि जनसंख्या जो है अभिशाप है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने उसको पॉजिटिव किया। उन्होंने बोला हम सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश है, सबसे ज्यादा युवाओं वाले देश है। चीन की जनसंख्या भले ही हमसे ज्यादा थी, लेकिन वहां बूढ़े ज्यादा थे, यहां पर क्या है? युवा ज्यादा है। अगर ये सारे युवा स्किल्ड हो जाएं तो फिर हम महाशक्ति है। समस्या यह है कि हमारी जो कुछ नीतियां थी, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका जो भी हो, वो नीतियां थोड़ा सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था। क्या था? अगर सही से इंप्लीमेंट होते, अगर हम राष्ट्र के बारे में सोचकर आगे बढ़ रहे होते, अगर हम जापानीज की तरह क्या कर रहे होते, काम कर रहे होते, तो मेरे ख्याल से हमसे ऊपर कोई नहीं था। तो स्किल्ड नहीं है हम लोग। क्या है? आप क्या हो? ग्रेजुएट हो। आप क्या हो? क्या कर रहे हो जी? ग्रुप सी की तैयारी कर रहे। क्या कर रहे हैं? पीसीएस की तैयारी कर रहे। क्या कर रहे हैं? आईएएस की तैयारी कर रहे। आप क्या हो कि एमबीए हो। आप क्या हो? एमसी हो। क्या कर रहे हैं? नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे यार, जब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया तो अपना सेटअप करो ना, फिर भी क्या ढूंढ रहे हो? आप क्या हो कि मैं जी वो हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। कहां जा रहा हूं जी? मैं अमेरिका जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? कि वहां अच्छी सैलरी मिलती है। ये वेल्थ ड्रेन, ये ब्रेन ड्रेन क्यों कर रहे हो आप क्या हो? आईआईटीएन हो। आपने आईआईटी हमारे पैसों पर, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे पर आपने क्या किया? आईआईटी किया। और आप सेवाएं देने कहां जा रहे हो? अमेरिका। अब इसके दो पक्ष हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा पक्ष यह है कि आप वहां से कुछ समय तक डॉलर भेजोगे। क्या करोगे? जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज में हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत क्या हो, योगदान हो। लेकिन कुछ समय बाद आप वहीं की नागरिकता लोगे, ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाओगे। उसके बाद आप बोलोगे इंडिया में बहुत डस्ट है, इंडिया में बहुत क्राउड है, इंडिया में जी ये है। तो फिर ये जो ब्रेन ड्रेन, यानी हमारे दिए हुए टैक्स पर आप पढ़े और उसके बाद क्या सेवाएं कहां दे रहे हो? अमेरिका में दे रहे हो। आप क्या हो जी? साइंटिस्ट हो। कहां सेवाएं दे रहे हो? नासा में। नहीं आया समझ में? तो ये सारी चीजें हैं। तो भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत भली भांति परिभाषित है। ये आज भी कमोवेश वही है जिनका भारत की अंतरिम सरकार के प्रधान के रूप में 1946 में पंडित नेहरू ने वर्णन किया था। तो मैंने बता दिया, विश्व शांति, गुट निरपेक्षता समझा दिया मैंने, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया हमने। निशस्त्रीकरण का समर्थन, हम निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं तो फिर हम ये डिफेंस डील क्यों कर रहे हैं?
हम अभी फ्रांस से हमने जहाज क्यों लिए, लड़ाकू विमान क्यों लिए, कौन से, राफेल क्यों लिया, हमने कभी बोफोर्स ली, कभी सुखोई लिए, कभी हमने क्या बोलते हैं मिग 21 लिए, मिग 24 लिए, क्यों लेते हैं हम, बड़ी बड़े मिसाइल, बड़े बड़े इजराइल के साथ हम रडार लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई, आत्मरक्षा भाई, क्या, लेकिन परमाणु शस्त्र संपन्न भी हैं, हमने 2-2 परमाणु परीक्षण किए, लेकिन हमारा क्या है कि हम आज भी ये बोलते हैं कि सारे देश परमाणु शस्त्रों को क्या करते हैं, ध्वस्त करते हैं भाई, क्योंकि परमाणु युद्ध अगर हुआ तो मानवता नहीं, मतलब फिर सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु, पौधे, पेड़ पौधे सब खत्म होने, कब, परमाणु युद्ध से। उसका जो रेडिएशन है वो इतना खतरनाक होता है कि कई पीढ़ियों तक उसके प्रभाव देखे जाते हैं, है ना, नागासाकी, हिरोशिमा आपको पता है, ठीक है। तो इवन हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया, एनपीटी पर, क्यों, क्योंकि भेदभावपूर्ण है। हमने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी पर साइन नहीं किए, और हमने वो एक तरह से उसको क्या कर दिया, मिथ्या हो गई वो जो ट्रीटी थी, सीटीबीटी। जब तक हम साइन नहीं करेंगे तब तक कोई महत्व नहीं है उसका। अटल जी ने साफ बोल दिया था कि इस पर साइन नहीं होंगे, क्योंकि भेदभावपूर्ण है। आप ये नहीं बोल सकते कि अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे देश तो परमाणु हथियार रखे और हमें बोले कि आप खत्म करो, आप भी खत्म करो, हम भी खत्म करते हैं, पाकिस्तान भी खत्म करे, और कोई भी राष्ट्र क्या हो परमाणु हथियार ना बनाए, क्योंकि रहेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी यूज हो, क्या हो, और अगर यूज हुआ तो फिर खाली उन्हीं देशों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस रेडिएशन का प्रभाव क्या बहुत दूर तक और बहुत समय तक क्या होगा। तो इसलिए हम निशस्त्रीकरण के समर्थक हैं। अगला साम्राज्यवाद, हम साम्राज्यवादी नहीं है, ठीक है। साम्राज्यवाद मतलब जैसे चाइना है, वन चाइना पॉलिसी, तिब्बत कैप्चर कर दिया, किसको, वो उधर ताइवान को बोलता है ये मेरा, हांगकांग मेरा, ये मेरा, वो मेरा, और अरुणाचल प्रदेश मेरा, लद्दाख मेरा, ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। साम्राज्यवाद। अगला उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध। हम उपनिवेशवादी नहीं है, हम नस्लवाद का विरोध करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का विरोध करते हैं। एफ्रो एशियाई एकता पर हम क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में आस्था है हमारी, लेकिन हमने साफ साफ बोला कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था तब से लेके अब में पता नहीं कितने चेंजेस हो गए, आप भारत को क्यों नहीं स्थायी सदस्यता क्यों नहीं देते, तो अब जाके मिली स्थायी सदस्यता सिक्योरिटी काउंसिल में, मिल गई, पता नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या भारत अब स्थायी सदस्य है, क्वाड बनाना पड़ा हमें, हाँ, तो इसीलिए भाई समर्थन दो हमें, हम इतनी बड़ी जनसंख्या और यूएनओ में हम स्थायी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता भाई। चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में आस्था रखते हैं, आस्था रखते हैं। यूएस जो आपके एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल हैं, उनको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्धता जताते हैं अपनी। कई लोग हमें बोलते हैं कि आप क्या हो, सॉवरेन नहीं हो, क्योंकि आप यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से अपना क्या करते हो, कार्यक्रम चलाते हो। यार अगर कोई इंटरनेशनल संस्था है और वो अच्छे के लिए बोल रही है, वो ये बोल रही है कि अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छा करना है अपनी प्रजा का, तो ये 17 गोल्स क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, तो हम क्यों ना करें। तो हम बताते हैं समय समय पर उनको कि हमने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पेयजल पर, आवास पर, इन सब चीजों पर क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हाँ जी, बोलो, समझ में आ गया। भारतीय विदेश नीति की नींव के पत्थर समझे जा सकते हैं। ये सभी सिद्धांत आपस में गुथे हुए हैं और अद्भुत ढंग से दूरदर्शी हैं, ठीक है। तो अब विश्लेषण करते हैं इन सिद्धांतों का। नंबर 1, विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। भारत वैदिक काल से ही वसुदेव कुटुंबकम, मतलब सारा जो क्या है विश्व है वो एक कुटुंब के समान है। किसके समान है, और अगर आप डीप एनालिसिस करेंगे ना तो ठीक है, आप बोलते हो ये पाकिस्तानी है, ये अफगानी है, ये ईरानी है, ये सब आर्यों की संतानें हैं। किनकी संतानें हैं, आर्यों की एक शाखा मध्य एशिया से आई और पंजाब नामक जगह पर उसने अपना निवास बनाया। वो पंजाब 5 नदियों के बीच का आब, जहां पर क्या है,
पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाला पंजाब भी आप उसमें ले सकते हैं। इतना समझ में आ गया। एक शाखा ईरान चली गई। ईरान के लोग कौन है? आर्य हैं। आर्य हैं। धर्म मत बोलो कि पारसी हैं, मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, ये मत बोलो। पहले ये बोलो हैं कौन। यानी कभी उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज कभी एक ही, उनकी गायें एक ही बाड़े में बंधी रही होंगी। ये अलग बात है कि शाखाएं अलग होगी, वो उधर चले गए, फिर तब तक उधर से अरब से इस्लाम का विस्तार हुआ, वो इस्लामिक हो गए। क्या हो गए? इस्लामिक हो गए। उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया उन्होंने, और हमने अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। समझ में आया? तो लेकिन अगर मनुष्य की दृष्टि से देखें तो पूर्वज एक ही हैं, लगभग लगभग सबके मिक्स है। ये है कहानी। मान्यताएं हैं। धर्म क्या है? धर्म, पंथ, ये सब मान्यताएं हैं। क्या है? बस ये है, हमें गर्व इसलिए है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। समझ में आया? ठीक है। पूजा करने की पद्धतियां हैं ये। क्या है? किसी ने कहा जी हम तो निराकार ब्रह्म की पूजा करेंगे, हमने कहा हम तो साकार ब्रह्म की पूजा करेंगे। अब निराकार ब्रह्म क्या होता है, साकार ब्रह्म क्या होता है? तो हमारे यहाँ देख, साकार ब्रह्म मतलब हम राम की प्रतिमा बनाते हैं, उसको पूजते हैं। राम जी के साथ सीता माता भी होती है, लक्ष्मण भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, पता नहीं कितने देवता हैं हमारे। हम हर चीज में देवत्व ढूंढते हैं। हम नदियों को माता कहते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। इस प्रकार से हम क्या पर्यावरण के प्रति भी बड़े सचेत हैं। तुलसी लगाते हैं हम, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं, चींटियों को हम क्या करते हैं? बूरा खिलाते हैं, कबूतरों को हम क्या खिलाते हैं? ज्वार खिलाते हैं, है ना। सबको, नागों को भी पूछते हैं, जो डसते हैं उनको भी पूछते हैं हम नाग पंचमी के दिन। गोवर्धन की पूजा के दिन हम गाय को पूछते हैं, बैल को पूछते हैं। तो हमने तो हर चीज में भूमि को हम माता कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती माता। और किस किस को पूछते हैं भाई? है? गाय माता बता दी मैंने। पितरों को पूछते हैं। पितरों के जाने के बाद तर्पण देते हैं उनको। क्या करते हैं? और तब तक देते हैं जब तक जीवित रहते हैं, फिर अगली जनरेशन हमको देती है। ये सब चलता रहता है, ये प्रोसेस चलती है। औरंगजेब ने कहा था, तो सॉरी शाहजहां ने औरंगजेब को कहा था कि तूने जीते जी मुझे क्या कर दिया? कैद कर दिया। हिंदुओं को देख, अपने मरे हुए पितरों को भी क्या करते हैं? तर्पण देते हैं। तू मुझे मतलब पानी तक नहीं, मतलब मेरा तूने कम कर दिया। हाँ, एक छोटी सी खिड़की थी, ताजमहल दिखता था वहां से। वो तो जहां आ रहा थी जिसने साथ दिया अंत तक, किसका? शाहजहां का। तो ये चीजें हैं जो अच्छी चीजें हैं, उसको चीजें बाद में समझ में आती हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम समझ में आ गया। सारा जो विश्व है वो एक कुटुंब के समान है। बाकी सब मान्यताएं हैं। संसार में कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है। सब अपनी जगह पे सही है और सब अपनी जगह पे क्या? समाज निर्धारित करता है कि ये सही है, ये गलत है। ठीक। यह महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा गांधी जैसा अहिंसावादी महापुरुषों की कर्मस्थली रही है, जिसका प्रभाव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की विदेश नीति पर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। नेहरू जी ने यह बात बहुत पहले आत्मसात कर ली थी कि विकास और विनाश के बीच में गहरा अंतर संबंध है। जब तक विश्व पर युद्ध के बादल मंडराते रहेंगे, तब तक विकासशील नवोदित राष्ट्रों के लिए राष्ट्र निर्माण के संसाधन सुलभ नहीं हो सकेंगे। नेहरू यूरोप में महायुद्ध और अफ्रो एशियाई देशों के गृह युद्ध को अपने निजी अनुभवों से यह बात भली भांति समझते थे कि युद्ध का दबाव अन्य सभी सामाजिक प्राथमिकताओं को पीछे धकेल देता है। क्या करता है? पीछे धकेल देता है। देयर इज नन सो गुड वॉर एंड अ बैड पीस। आज तक ऐसा कोई युद्ध नहीं था जो अच्छा था, ऐसी कोई शांति नहीं थी जो बुरी थी। समझ में आया? ठीक। एक समय ऐसा भी आया, हम पर आक्रांताओं ने बार बार क्या किया? आक्रमण किया। हम तो विश्वगुरु थे ना, अचानक पढ़ना लिखना कैसे भूल गए? यार जब लड़ाई होती है तो पढ़ाई लिखाई सब क्या हो जाती है? चौपट हो जाती है। तो हमारे ग्रंथ, बस पोथियां जो थी वो बंद हो गई कहीं संदूकों में, उसको पढ़ा ही नहीं किसी ने। लोग भूल गए, अपना इतिहास भूल गए, अपने पितरों का वो भूल गए, क्या बोलते हैं, ऋषि मुनियों का ज्ञान भूल गए। तब वो तो किसी ने चैलेंज कर दिया अंग्रेज ने कि तुम्हारा सारा साहित्य, हम अरब का और भारत का सारा साहित्य हमारे इंग्लैंड की, लंदन की एक लाइब्रेरी के रैक में समा जाता है। तब ढूंढना शुरू किया हमने। तब निकला, श्यामा शास्त्री को मिला अर्थशास्त्र।
तब पता चला कि 6000 श्लोक, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण कौटिल्य का। तब मिले बहुत सारी चीजें, तब खोजा हमने अपने ज्ञान को। समझ में आया? वह मनुष्य के पाश्विक पक्ष को उकसाता, उभारता है और अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है। अधिनायकवाद, फांसीवाद, नाजीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के मलबे के बिना संभव नहीं था। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना होता तो हिटलर ना होता, और हिटलर ना होता तो नाजीवाद ना होता। इटली में क्या मुसोलिनी ना होता, टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ना होता। ये लोग अधिनायक कहां से आए? ये अधिनायकवाद कहां से आया? इन युद्धों से आया। समझ में आया? परमाणु अस्त्रों के आविष्कार ने नेहरू जी के शांतिवादी चिंतन को और भी पुष्ट किया। भारत की स्वाधीनता को सार्थक बनाने और विकास की गति तेज रखने के लिए विश्व शांति अनिवार्य थी। पंडित नेहरू जी ने अपने विदेश नीति नियोजन में विश्व शांति को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट घोषणा की थी कि विश्व शांति की स्थापना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो संघर्षों को बढ़ाते हैं तथा विश्व शांति के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। भारत सरकार उनकी आलोचना और भर्त्सना करती है। इस चीज को रूस भी जानता है। ये पता है आपको कि हम विश्व शांति में क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। रूस हमारा मित्र है, यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, क्या हम रूस का साथ दे रहे हैं? नहीं दे रहे, मन से हैं बस। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, तुम गलत तो गलत है, लेकिन वैसे युद्ध नहीं करना चाहिए। पर रूस भी क्या कर रहा है? अपना जो यूएसएसआर को है उसका निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएसएसआर को तोड़ने वाले कौन थे? अमेरिका। शीत युद्ध चला, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद शीत युद्ध चला। इनकी केजीबी वहां, इनकी गुप्तचर एजेंसियां का रूस में, उन्होंने तोड़ दिया। कई देशों में क्या कर दिया, जिनको हम कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हैं आज, क्या बोलते हैं? यूक्रेन उसी में था, आपका क्या नाम है, एस्टोनिया, लिथुआनिया है, हाँ ये साथ वहां कहाँ चले गए आप? लिथुआनिया, लाटविया, बेलारूस, नहीं बेलारूस था नहीं, तजाकिस्तान, जितने उज्बेकिस्तान, ये सब किसके पार्ट थे? यूएसएसआर के पार्ट थे। समझ में आए? तो ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं, अब क्या बोल सकते हैं उसमें। गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व राजनीति को दो ध्रुवीय गुटों में विभाजित हो चुका था। इसमें एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जिसे पूंजीवादी गुट, पश्चिमी गुट, लोकतांत्रिक गुट की संज्ञा से अभिहित किया गया। दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जिसे पूर्वी गुट, समाजवादी गुट और सोवियत गुट की संज्ञा प्रदान की गई। साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका द्वारा संसार के नव स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने और इन देशों की शासन प्रणालियों को अपनी विचारधाराओं के अनुकूल ढालने हेतु गंभीर प्रयत्न किए जा रहे थे। ऐसे विश्व परिदृश्य में भारत ने विश्व राजनीति से अपनी पृथक पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के उद्देश्य से गुट निरपेक्षता नीति का अनुपालन करने का निश्चय किया। पंडित नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में यह घोषणा की कि हम अधिकतम संभव तरीके से शक्ति समूह की राजनीति से खुद को अलग रखेंगे, जो अतीत में विश्व युद्ध का कारण रही है और आगे भी बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बन सकती है। क्या कर सकती हैं यार? इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, समर्थन किसका है? अमेरिका का है। किसका है? इजराइल के पीछे कौन है? अमेरिका है। अमेरिका चाहे तो महाशक्ति है, रोक सकता है युद्ध को, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन नहीं रोकेगा। उधर से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। रूस बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, यूक्रेन छोटा देश है। अच्छा भी नहीं लगता, बड़ा कोई बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति किसी दुबले पतले व्यक्ति को क्या कर रहा हो, मार रहा हो, है ना। तो लेकिन क्या है, चल रहा है, डिफेंस डील्स चल रही हैं, हथियार बेच रहे हैं। जितने भी महाशक्तियां वो क्या कर रही हैं, अपनी हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं उनको। तो नेहरू जी ने कहा था कि आगे भी बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बन सकती है। 1955 के बांगडुंग सम्मेलन, इंडोनेशिया में पड़ता बांगडुंग। पुनः आप बाली जाने वाले हो, बांगडुंग भी चले जाना भाई, ठीक है। बांगडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में पुनः पंडित नेहरू ने कहा कि अफ्रो एशियाई देशों के लिए यह बहुत ही असहनीय अपमानजनक है कि वे स्वयं अपनी अवनति करके एक दूसरे पक्ष के पिछलग्गू बनकर रह जाएं। अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट, उपनिवेशवादियों ने, आपको क्या लगता है जैसे भारत को लूटा वैसे उन्होंने यूरोपियों ने इनको भी लूटा। इसीलिए वहां बिल्कुल व्हाइट के प्रति तो बड़ी घृणा है उन लोगों के बीच में। आप भी व्हाइट हो उनके लिए, समझ में आया।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961, ये याद करना पड़ेगा, बेलग्रेड में हुआ। नाम का पहला जो सम्मेलन हुआ वो 1961 में हुआ। कहां पर हुआ? बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन का नेतृत्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टीटो, मार्शल टीटो भी बोलते हैं इनको, त्रिगुट ने किया। जवाहरलाल नेहरू के काल में गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी? 1947 से 64। तो प्रारंभिक वर्षों 1947-50 में भारत की गुट निरपेक्षता नीति अस्पष्ट रही। इस समय भारत का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव, ब्रिटिश बाजार की अर्थव्यवस्था को कायम रखने का निर्णय, देश की सेनाओं पर ब्रिटिश निरीक्षण, तकनीकी एवं आर्थिक सहायता की जरूरतों ने भारत को पश्चिमी देशों पर निर्भरता को बढ़ा दिया था। कारण स्वरूप भारत ने पश्चिमी जर्मनी को अपनी मान्यता प्रदान की, लेकिन पूर्वी जर्मनी को नहीं। कोरिया युद्ध में भी भारत ने पश्चिमी देशों का समर्थन करते हुए उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित कर दिया, नॉर्थ कोरिया को। है किम जोंग, क्या नाम है उसका? तो आपको कौन बताता है कि किम जोंग यूंग खराब है और ये अच्छा है? तो आपको कहां से पता चलता है? अगर आप उत्तर कोरिया के चैनल्स देखेंगे तो वहां पर तो भगवान है वो, वहां के बच्चों को वही प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, है ना। उसका भी कहना है कि मेरे पास इतने शस्त्र हैं, मैं अमेरिका को भी परमाणु युद्ध में क्या कर दूंगा, क्या कर देगा अमेरिका की, मैं एक परमाणु बम डाल दूंगा, धमकी देता हूँ सीधे सीधे। हम साउथ कोरिया को अच्छा मानते हैं, नॉर्थ कोरिया को नहीं मानते हैं। तो हमारी विदेश नीति है वो हमारे जो सिटीजन्स या हम लोग हैं, हम पर भी क्या होती है, लागू होती है। समझ में आ रहा है? स्टालिन की मृत्यु के उपरांत भारत के प्रति सोवियत संघ का दृष्टिकोण काफी उदार हो गया था, जिसके फलस्वरूप भारत की सोवियत संघ से निकटता में वृद्धि होने लगी। 1954 की पाकिस्तान अमेरिकी संधि के अनुसार अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार उपलब्ध कराने और गोवा के प्रश्न पर पुर्तगाल का समर्थन करने के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में कटुता पैदा होने लगी। एक बड़ी पुरानी कहानी है भस्मासुर की। किसकी सुना है? भस्मासुर को कड़े दे दिए भगवान ने, भगवान शिव ने, कि तू जिसके सर पे रखेगा वो भस्म जाएगा, नाम ही जिसका भस्मासुर। तो भस्मासुर ने भगवान शिव के ही पीछे भाग गया। क्या कि भगवान शिव के सिर पे क्या, अब क्योंकि वरदान दे रखा था तो भाई भगवान शिव भी भस्म हो जाते, भगवान शिव भी भागे फिर आगे। फिर क्या हुआ? मोहिनी अवतार हुआ। भगवान विष्णु के पास भगवान शंकर गया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, दिक्कत हो गई, भस्मासुर तो मेरे पीछे पड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी ने क्या किया कि भस्मासुर को कहा आओ नृत्य करते हैं, जैसा मैं करूंगी वैसा तुम भी करना। भस्मासुर ने कहा ठीक है। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर पे हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी रखा, भस्मासुर भस्म हो गया। ये कहानियां क्या बताती हैं? ये आपको समझाने का प्रयास करती हैं। हमारे पूर्वज बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा ये ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। कौन? जैसे आप लोग नहीं पढ़ते, उनको पता था कि आप भारतीय हो, आप पढ़ाई ऐसे नहीं करोगे, आपको किसी माध्यम से पढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने जो जिन माध्यमों का वो दिया तो उन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान को पोषित करता रहा, उसको बना दिया भस्मासुर। और एक दिन भस्मासुर ने ट्विन टावर उड़ा दिया अमेरिका का। क्या कर दिया? और आज अमेरिका को सबसे ज्यादा जो डर है वो किसका है? और पाकिस्तान से पूछा उसने कि मेरा दुश्मन ओसामा बिन लादेन कहां है? पाकिस्तान ने कहा हमारे यहां तो नहीं है। बाद में पता चला एबोटाबाद में बैठा हुआ हो। कौन? ओसामा बिन लादेन। रात को आए नेवी सील्स, हेलीकॉप्टर्स आए अमेरिकन, उसको उठाया, पता नहीं मारा कूटा क्या किया, कहां समुद्र में फेंका, कुछ पता नहीं चला उसको। उसके पूरे परिवार को उठा के ले गए नेवी सील्स। यानी पाकिस्तान पर भरोसा करना भरोसे लायक नहीं है। जो उसको पाल रहा है वो उसी के क्या तबाही का क्या कर रहा है? व्यवस्था उसको मतलब तबाह करने वाले उनको शरण दिए हुए। तो भस्मासुर बन चुका है। तो आपने देखा होगा ट्रंप के समय में सारी फंडिंग बंद कर दी गई पाकिस्तान। भिखारी क्यों बना पाकिस्तान? इसीलिए बना, है ना। वो तो उधर से चीन दे रहा है। जिस दिन चीन ने हाथ खींच लिया, चीन तो साहूकार है, चीन तो पहले पैसा देता है फिर अपना कब्जा करता है ना। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर काम चल रहा, पाकिस्तान में भी सब बढ़िया खुश, यहाँ बहुत विकास हो रहा हमारे यहाँ। ये पता ही नहीं है कि उसका प्रयोग चीन ने करना है।
किसने? आपकी जमीन से आपका एक अमीर पड़ोसी ने कहा यार रास्ता दे दो थोड़ा सा, तो रास्ता डेवलप करेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, बढ़िया, आपको लगेगा कि मैं भी इसका यूज, आप कुछ समय बाद वो बोलेगा आप यहां से नहीं जा सकते, इसमें मेरा पैसा लगाओ। समझ में आया? उस दिन आप ये पाओगे कि मेरी जो जमीन मैंने दी थी, जमीन मेरी थी, रास्ता दिया था इसको, और उस पर क्या कैप्चर हो गया, किसका कब्जा हो गया? पड़ोसी का। तो वैसे ही होना वहां पर। चलो, भारत ने पश्चिमी जर्मनी को अपनी मान्यता प्रदान की। अच्छा, बर्लिन की दीवार थी एक पहले ना, वो गिर चुकी है। पश्चिमी जर्मनी पूर्वी जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। लेकिन किसी जमाने में बोल रहा हूं, भारत ने क्या किया, किसको? पश्चिमी जर्मनी को मान्यता दी, पूर्वी जर्मनी को नहीं दी। आज जर्मनी का एकीकरण होकर फिर दोबारा पश्चिमी जर्मनी पूर्वी जर्मनी एक हो चुका है। ठीक है? बल्कि क्वेश्चन भी आता है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। स्प्री नदी के तट पर है ये। किसके? स्प्री नदी के तट पर दीवार बनी थी एक वहां। अच्छा, स्टालिन की मृत्यु के उपरांत क्या हुआ? भारत के प्रति सोवियत संघ का दृष्टिकोण काफी उदार हो गया था, जिसके फलस्वरूप भारत की सोवियत संघ से निकटता में वृद्धि होने लगी। 1954 की पाकिस्तान अमेरिका संधि के अनुसार अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार उपलब्ध कराने और गोवा के प्रश्न पर पुर्तगाल का समर्थन करने के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में कटुता पैदा होने लगी थी। भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस की सद्भावना यात्रा भी की। रूस से व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में वृद्धि होने लगी। रूस ने भारत में भिलाई इस्पात कारखाने हेतु आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। 1956 में स्वेज नहर मामले में भारत ने रूस का समर्थन करते हुए फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर अधिकार करने की निंदा की। 1955 में हंगरी के मामले में भी भारत ने रूस का समर्थन किया। 1957 के बाद आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी और खाद्यान्नों के अभाव जैसे मुद्दों ने भारत के दृष्टिकोण में पुनः पश्चिमी देशों की ओर झुकने के लिए बाध्य किया। नेहरू द्वारा अमेरिका की सद्भावना यात्रा की गई और भारत ने पश्चिमी साम्राज्यवादी विरोध के अपने स्वर को धीमा कर दिया। समझ में आया? 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण कर दिया गया, जिससे भारतीय कूटनिरपेक्षता नीति को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। युद्ध में भारत ने दोनों गुटों की सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 1963 में भारत और अमेरिका के मध्य अणु ऊर्जा और असैनिक उपयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नवंबर 1964 में मझगांव बंदरगाह पर के पुनर्निर्माण और कतिपय युद्धपोतों के निर्माण के विषय में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक सुरक्षा संधि संपन्न की गई। जून 1964 में भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अमेरिका की यात्रा की और दोनों देशों के मध्य दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में चीनी आक्रामक गतिविधियों के निरोधक उपायों पर चर्चा की गई। मॉस्को के साथ बातचीत में भी भारत ने क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अतिरिक्त संपूर्ण नेहरू युग में निरस्त्रीकरण के प्रश्न, फार्मूसा जलडमरू के संघर्ष, हिंद चीन के संबंधित जिनेवा सम्मेलन 1954, बांगडुंग सम्मेलन 1955 और बेलग्रेड सम्मेलन यूगोस्लाविया 1961 जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गई। अपनी नीतियों और प्रयासों के फलस्वरूप भारत को एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को महाशक्तियों की शक्ति राजनीति से अलग रखने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। अब इसका मूल्यांकन करते हैं कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पूर्णतः नेहरू के दृष्टिकोण, ज्ञान और विवेक पर आधारित थी। नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता को विदेश नीति का साधन और लक्ष्य दोनों एक साथ मान लेना एक गंभीर भूल थी। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला है तथा उसका किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं किया जा सकता। यह मान लेना आत्मघाती था। आलोचकों का मानना है कि गुटनिरपेक्षता के नीति के तहत राष्ट्रीय हितों की घोर उपेक्षा की गई। भारत यदि पश्चिमी गुट में शामिल होता तो चीन भारत पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं जुटा सकता था। क्या नहीं कर सकता था? भारत चीन युद्ध के समय उन एशियाई अफ्रीकी देशों द्वारा भी भारत की सहायता नहीं की गई जिनके हितों की सुरक्षा के लिए भारत गुटनिरपेक्षता सिद्धांत के माध्यम से निरंतर प्रयत्नशील रहा था। इस प्रकार भारत की गुटनिरपेक्षता ने भारत के शत्रुओं और मित्रों दोनों को ही भ्रमित किया। यह भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में असफल सिद्ध हुई। तो क्या गुटनिरपेक्षता नीति सफल थी? नहीं। कुछ आलोचकों का मानना असफल सिद्ध हुई। चीन ने जो हम पर आक्रमण किया, एक दाग लगा हुआ हम पर कि चीन ने हमें हराया है। तो चीन, अगर हम पश्चिमी देशों की तरफ झुक जाते ढंग से तो इन सब आलोचनाओं के बावजूद नेहरू काल में गुटनिरपेक्षता के लक्ष्यों को सुरक्षित रखने में काफी सीमा तक सफलता प्राप्त हुई।
गुटनिरपेक्षता नीति के अनुपालन द्वारा ही भारत को तृतीय विश्व के नेतृत्वकर्ता का प्रभावपूर्ण दर्जा हासिल हुआ, जो आर्थिक एवं सैन्य रूप से कमजोर और नव स्वतंत्र देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी। निरस्त्रीकरण, गठबंधनहीनता, विकासशील देशों के आर्थिक जरूरतों को स्वीकार करने वाली विश्व प्रणाली की स्थापना तथा इन देशों की पूंजी तथा तकनीकी निवेश के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता का परित्याग कर अमेरिकी गुट में शामिल हो जाने पर भारत चीन सीमा संघर्ष भी शीत युद्ध का एक अंग बन गया। इसलिए नेहरू ने स्पष्ट किया था कि भारत अपनी राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए विदेशी मदद लेने के बावजूद गुटनिरपेक्षता की नीति का त्याग नहीं करेगा। भारत ने चीन के साथ उन विषयों पर सहानुभूति दर्शाई जिनका संबंध सीमा विवादों से नहीं था। भारत की इस नीति की कोलंबो सम्मेलन के देशों तथा अमेरिकी व अन्य देशों द्वारा भी सराहना की गई। इस प्रकार नेहरू युग में भारत की गुटनिरपेक्षता नीति सफल एवं असफल के विभिन्न चरणों से होकर गुजरी। मैंने कहा नहीं, मित्र हमारा रूस, जो कि कैसा है, कैसी विचारधारा, समाजवादी गुट, सोवियत गुट, पूर्वी गुट, मित्र हमारा वो। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक देश कौन? अमेरिका, है ना। तो अब अमेरिका क्या कर रहा नहीं होता, एक वो होता है कि अच्छा रूस के साथ जा रहे हो तो हम पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे, हम पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे। पाकिस्तान के पास जितने भी लड़ाकू विमान है वो अमेरिका के दिए हुए। इसके ठीक है। निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण के आशय है कि विनाशकारी हथियारों, अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना और उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। पूर्ण निरस्त्रीकरण का प्रबल समर्थन भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है, जिसमें परमाणु निरस्त्रीकरण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। भारत सार्वभौमिक सुरक्षा और स्वयं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता है। नेहरू जी ने प्रत्येक उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय मंच से निरस्त्रीकरण का संदेश प्रसारित किया। इसके लिए वे आत्मीय मित्रों से भी टकराने में कभी पीछे नहीं हटे। गुटनिरपेक्ष देशों के बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में सुकर्णों के साथ उनकी मुठभेड़ निरस्त्रीकरण बनाम उपनिवेशवाद को लेकर ही हुई थी। कुछ अन्य विद्वानों का यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नेहरू जी की आस्था इतनी गहरी थी क्योंकि वे जानते थे कि बिना व्यवहारिक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के संप्रभु राष्ट्र स्वेच्छा से शस्त्र त्याग करने वाले नहीं है, परंतु न्याय संगत विषय पर आत्मरक्षा के लिए शस्त्र प्रयोग से नेहरू जी को कोई हिचकिचाहट नहीं थी। गोवा, कश्मीर और चीन की प्रसंग इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लिए उन्होंने शस्त्र लिए, प्रयोग किया। गोवा पर भी बताइए आपको, पुर्तगाली जब हटने के लिए तैयार नहीं थे तो कार्रवाई करनी पड़ी, सैनिक कार्रवाई। चीन के साथ तो आपको पता ही है युद्ध हुआ। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन दास्ता में पिसने के बाद भारत को साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद के अमानवीय, अनुदारवादी तथा उच्च स्तरीय शोषण प्रवृत्ति का पूर्णतया आभास था। भारत की आजादी की लड़ाई वास्तव में साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई थी। विश्व के किसी भी भाग में साम्राज्यवाद का अस्तित्व भारत को अस्वीकार्य है। भारत के लिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष जीवन मृत्यु का प्रश्न है। ऐसे सभी देश जो कभी ना कभी साम्राज्यवाद के शिकार थे, जैसे इंडोनेशिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, अंगोला, नामीबिया आदि सभी की भारत ने उपनिवेशीय शासन से छुटकारा पाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष में पूर्ण रूप से सहायता की थी। 1947 के बाद भारत साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद की शक्तियों के विरुद्ध एशियाई, अफ्रीकी और लातिनी अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों की एकता बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एशियाई संबंध कॉन्फ्रेंस 1955 के बागडुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलनों में, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकों में, सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत ने इन बुराइयों के विरुद्ध सदैव आवाज उठाई। इस संबंध में शक्तिशाली भूमिका निभाने के लिए भारत दक्षिण सहयोग के विकास का प्रबल समर्थक रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद है रंग भेद या नस्लीय भेदभाव का विरोध, यानी अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भारत ने सदैव सार्वभौमिक भाईचारे का समर्थन किया है। जाति भेद और रंग भेद के किसी भी रूप में हर प्रकार से निंदा की है। भारत ऐसा पहला देश था जिसने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया था और यह तर्क दिया था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और 1948 के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के विरुद्ध है।
अगला सहअस्तित्व का सिद्धांत। भारत की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत सहअस्तित्व है। इस सिद्धांत का सरल अर्थ यह है कि एक राष्ट्र या सिद्धांत या दृष्टिकोण के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विरोधी राष्ट्र सिद्धांत या दृष्टिकोण को मिटा दिया जाए। सह अस्तित्व, तुम अपनी जगह पे बने रहो, हम अपनी जगह पे, हमारी विचारधारा ऐसी है। दोनों परस्पर विरोधी सह सिद्धांतों का अस्तित्व संभव है। यह सिद्धांत किसी भी राष्ट्र के इस अधिकार की रक्षा करता है कि उसे किसी भी नीति, अर्थव्यवस्था अथवा राजनीतिक प्रणाली अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, भले ही वह नीति, व्यवस्था या प्रणाली किसी अन्य राष्ट्र की नीति, व्यवस्था या प्रणाली से भिन्न या विरोधी हो, क्योंकि दोनों का सह अस्तित्व असंभव है। दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के ध्येय से प्रारंभ किया गया युद्ध भारत की निंदा का पात्र होगा। इसी आधार पर भारत ने दक्षिण कोरिया पर उत्तरी कोरिया के आक्रमण की निंदा की थी। नॉर्थ कोरिया ने जब आक्रमण कर दिया किस पर? साउथ कोरिया पर, तो क्या हुआ? साउथ कोरिया अलग थलग पड़ा, नॉर्थ कोरिया अलग थलग पड़ा हुआ, साउथ कोरिया ठीक है, अपना विकास कर रहा है, बढ़िया। उसके बाद में अगले लेक्चर में आपको पंचशील सिद्धांत बताऊंगा, ठीक है। फिर भारत चीन संबंध बताऊंगा, तिब्बत विवाद बताऊंगा, भारत चीन युद्ध के बारे में बताऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर।